अब यहाँ पर देखो यूनिट नंबर सेकंड है जिसका नाम क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये आपकी जब ये वाला चैप्टर आप पूरा कर लोगे भैया आपको कम से कम 11 नंबर मिल जाएंगे। 11 नंबर का यहीं से आने वाला है। ठीक है भाई साहब, चैप्टर नंबर सेकंड है और नाम क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट। ठीक है, मतलब यूनिट नंबर सेकंड है, उसका चैप्टर नंबर 6 है। एक बार देख लेना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अपना आप सिलेबस देख लो तो हमको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हमको देखना है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, अंडर राइटर्स, वेंडर्स, कॉल्स इन अरियर, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट दियर ऑन, ओवन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रोराटा अलॉटमेंट। फिर हमको प्रिपरेशन ऑफ जर्नल देखनी है जहाँ पर हम कैश बुक और जर्नल प्रॉपर पर बात करेंगे। लेजर अकाउंट को देखेंगे, फॉर फीचर एंड री इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और लास्ट में हम डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट देखेंगे। ये हमारे पास सिलेबस है, एक एक करके हम धीरे धीरे करके चलते हैं। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है इतना ही करेंगे हम। टॉपिक पहला है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि इस टॉपिक में हमने बात क्या करनी है, सोना मत भाई बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, मैंने कहा ये है आपके पास भैया कंपनी। ठीक है भैया, ये कंपनी है और कंपनी और ये सामने जितने भी हैं ये कौन है भैया, शेयर्स होल्डर्स है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। ठीक है, अकाउंटेंट हम इसी फर्म मतलब इसी कंपनी के, ये आपके पास कंपनी है। कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। क्या इशू करेगी, और बदले में इसको क्या मिलेगा भैया, पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो ये जो मैंने बात बताई ये कौन सा टॉपिक है आपका, ये वाला है यहाँ पर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? अब दूसरा एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कंसिडरेशन। पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, या हिंदी में बोल दूं के बदले में। क्या बोल रहा हूं मैं इसे, समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे परसों क्या करा कि तुमने KFC से कुछ सामान मंगाया और आपने बदले में उनको क्या करा, पैसा दिया। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जो आपने KFC से परचेज करा। KFC के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जो आपने पैसे दिए। समझ में आ गया या नहीं आया? कंसिडरेशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, पढ़ाई हो गई। और स्कूल के लिए क्या होगा, जो आप फीस पे कर रहे हो। समझ में आया? तो पहला वाला जो टॉपिक है यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है। हमारे यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करेगी काई के लिए, कैश के लिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो बोल रहा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, किसका, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये आपके पास है, इस कंपनी का नाम है डी लिमिटेड। ठीक है भैया, डी लिमिटेड। और ये दूसरी जो कंपनी है ये ए लिमिटेड है। ध्यान से समझो, हम अकाउंटेंट डी लिमिटेड के हैं। डी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से सपोज करते हैं कोई कार परचेस करी, मान लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इस कार के बदले में पेमेंट ना करते हुए शेयर इशू कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? डी लिमिटेड ने, या सपोज को यहाँ पे कार ना बोल के मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो बिल्डिंग। आपको किसके हिसाब से बात समझनी है, डी लिमिटेड के हिसाब से बात समझनी है। डी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से भैया एक बिल्डिंग परचेज करी, पैसे देने की बारी आई तो बोला भैया मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, आपको शेयर्स इशू करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? के शेयर्स दे, हाँ, पहले वाले केस में देखो यहाँ पे कंपनी शेयर इशू कर रही थी, बदले में क्या मिल रहा था, कैश, पैसा मिल रहा था। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी ने क्या करा भैया, बिल्डिंग परचेज करी। कंपनी ने क्या करी भैया, बिल्डिंग परचेज करी, बदले में क्या इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। कोई दिक्कत इतने में? तो कम से कम आपको टॉपिक नंबर 1 समझ में आया, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम दिन में जाके दोबारा से इसको देख लेना, दिमाग में चीज़ें ढंग से बैठ जाएंगी, नहीं तो वही हाल होगा जो आपका अभी तक हुआ है। अब यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर होने वाले हैं उस पर आप यहाँ पर ध्यान देना। वीडियो देख लेंगे दोबारा। हाँ देख लेना, और इसको मतलब बनाने भी है तुमको नोट्स इसके, और कहीं दाएं बाएं मत जाना बिल्कुल भी। गलती से भी किसी और बुक से कोई भी क्वेश्चन मत करना, ऐसा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कर नहीं पाओगे ना। इतना ही क्या कर लेना बहुत है। पहले मुझको बताओ भाई, ये दोनों चीज़ें समझ में आई? एंड आ रहा ना बीच में, तो दो टॉपिक आ रहे हैं। पहला वाला बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी को क्या मिलेगा भैया, पैसा मिलेगा। दूसरा कंसिडरेशन का क्या मतलब बताया मैंने, समथिंग इन रिटर्न के बदले में। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि भैया शेयर इशू कर रहे लेकिन कैश के बदले में नहीं कर रहे, किसी और के बदले में कर रहे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? पक्का? यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है देखो। सबसे पहले आप समझोगे मीनिंग ऑफ शेयर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
आप सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर्स को समझोगे, फिर मेरे पास कितने टाइप के शेयर होते हैं उस पर हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स पर हम बात करेंगे। ध्यान से समझना भैया, मैंने क्या बोला, सबसे पहले चीज क्या हम बात करेंगे, शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स, फिर दूसरा इक्विटी एंड इक्विटी, टाइप्स ऑफ शेयर्स। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? पहला कौन सा मीनिंग ऑफ शेयर है, दूसरा कौन सा भैया टाइप्स ऑफ शेयर है। फिर हम देखेंगे भैया डिफरेंस बिटवीन दो टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इस पे हम बात करेंगे। फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हम लोग क्या करते हैं, कैश में शेयर इशू करते हैं। समझ में आया? इसका मतलब आपको कंपनी के हिसाब से समझना है, ध्यान से समझना। आपकी कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी को क्या मिल रहा है भैया, कैश मिल रहा है। समझ में आया? वो आप दो तरीके से कर सकते हो, पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पर कर सकते हो। ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया कि जब कंपनी कैश में शेयर इशू कर रही है, क्या जब कंपनी कैश में शेयर इशू करी तो भैया किस में कर सकती है, पार में कर सकती है, और किस में कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है। समझ में आया? अब आप समझो भैया, पार का मतलब क्या है, 100 रुपये का शेयर अगर आपने 100 रुपये पर इशू करा, 100 रुपये का शेयर अगर आपने 100 रुपये पर इशू करा तो आप बोलोगे भैया पार पर करा। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? अगर आपने 100 रुपये का शेयर, अगर आपने 100 रुपये का शेयर 120 पर इशू करा तो आप बोलोगे भैया प्रीमियम पर इशू करा। क्लियर हुई बात? पार्ट समझ में आया, प्रीमियम समझ में आया, डिटेल में अभी और समझेंगे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ध्यान से इस चीज को समझना, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैं तुमको यहीं पर सब चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्या आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, भैया रिवीजन करना तुम्हारा काम है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व समझो, मैंने कहा भैया 10 रुपये का शेयर था, कितने में इशू करा, 2 रुपये प्लस में, मतलब 12 पर इशू करा। समझ में आया? तो ये 2 रुपये है, ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। अब समझ में आई बात या नहीं आ रही? 10 रुपये का शेयर था, तुमने कितने में इशू करा, 12 में, तो जो 2 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है ये क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो एक चीज हमको ये समझनी है यहाँ पर कि हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे। फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बताओ भाई साहब, इसमें मैंने क्या बात बताई थी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या बात बताई थी, आप बताओ। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप बताओ। जो सर हमने ऐसे शेयर्स लिया तो उससे इससे तो हमें वो कुछ देगा, जैसे बिल्डिंग दी, कार दी। नहीं, ध्यान से इस चीज को समझो। देखो भैया ध्यान से, आपको अभी डी लिमिटेड के हिसाब से समझना है, ध्यान से समझना। आपको ए लिमिटेड से मत समझो भाई, डी लिमिटेड से समझो। ये डी लिमिटेड ने क्या करा, ए लिमिटेड से भैया एक बिल्डिंग परचेज करी थी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? डी लिमिटेड, आपको डी लिमिटेड के अकाउंटेंट हो आप। डी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से क्या करी, बिल्डिंग परचेज करी, पैसे देने की बारी है तो पैसे नहीं दिए, बल्कि क्या इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। अब आई बात समझ में? डी लिमिटेड ने। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? यही है मेरे पास कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर आ जाएगा कॉल इन अरियर, इस पे हम चर्चा करेंगे। कॉल इन एडवांस, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन पर हम बात करेंगे और अंडर सब्सक्रिप्शन पर हम बात करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, पहला है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और दूसरा है भैया फॉर फ्यूचर इशू। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर्स, ध्यान से समझना भैया, सुनो। मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद करो भैया, मैं तुमसे पूछूंगा कंपनीज एक्ट कब का है तो तुम बोलोगे 2013 का। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कंपनीज एक्ट कब का है, 2013। पूरा बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत? कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है इसको बोलते हैं 284। यहाँ पे ध्यान दो, इधर कैसे बोल रहा हूँ, सेक्शन 284। 2 थोड़ा रुक के फिर 84। मैंने ऐसे नहीं कहा 284, नहीं, मैंने कहा सेक्शन 284। समझे बोलने का तरीका? सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 भी बोल सकते हो, नहीं तो सिंपल बोलो सेक्शन 2 रुक के 84। समझ में आ गया? तो सेक्शन 284 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो तुमको क्या बता रहा है कि शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। The capital of a company is divided into a number of small units. Each unit is called a share. समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे यहाँ पे मेरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल था, ध्यान से समझना, वो कितने वो है, मान लो 10 लाख रुपए का। कितना है? 10 लाख। समझ में आया? और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है मान लो 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। समझ में आ गया? मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, मुझे एक शेयर की कीमत पता चल जाएगी 10 रुपये। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? आ रही है? ये जो मैंने जो पहले लिखा है यहाँ पे 10 लाख, ये मेरे पास क्या है, शेयर कैपिटल है। कंपनी के शेयर। ठीक है, ये जो 1 लाख है ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत? एक बार और समझाना। ये जो 1 लाख तुमको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 10 लाख। 10 लाख क्या है भैया, शेयर कैपिटल है। 1 लाख क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है। सर हम लिख क्यों रहे हैं?
क्या, क्योंकि मुझको एक शेयर की कीमत पता करनी है ना, नहीं आई बात समझ में। तुमने उस दिन क्या करा भैया, 100 बर्गर मंगाए, सपोज करते हैं, तुमने कहा कि भैया मेरे 1000 रुपये खर्च हुए, मैंने कहा कितने बर्गर मंगाए, तुमने कहा भैया मैंने 100 बर्गर मंगाए, तो एक की कीमत आई 10 रुपये, नहीं आया समझ में, आ गई बात समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास जो शेयर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। कितने तरीके के हैं? 2 नाम याद रखो, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या बात करी, कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना, उसका सेक्शन है 284, या हम बोलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। वो क्या बोलते हैं कि शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स, उसमें स्टॉक भी आता है, जो कैपिटल रहेगा भैया कंपनी का उसको हम डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स में, और हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसको मैंने इस तरीके से समझाया, मैंने कहा मान लो पूरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है भैया वो 10 लाख रुपए की है, उसको मैंने 1 लाख से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक शेयर की कीमत कितनी मिल गई? 10 मिल गई। समझ में आया? या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भैया मेरे यहाँ पे मैंने इनको 1 लाख शेयर मेरी कंपनी के हो गए। क्लियर? अब वो कह रहे हैं आगे कि भैया जो तुम्हारे पास जो शेयर हो कितने टाइप के हैं भैया, वो तुम्हारे पास 2 टाइप के हैं, याद कर लो। कौन कौन से भैया? क्या देख के बोलो? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? 1 नंबर कब पूछा जाएगा तो जवाब दे दोगे सही, इक्विटी शेयर बोल दोगे, और कौन सा बोल दोगे? प्रेफरेंस शेयर्स बोल दोगे। इक्विटी शेयर्स में क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भैया, इक्विटी शेयर की डेफिनेशन देख लो, बड़ी सिंपल है। बोला हुआ इक्विटी शेयर मेरे पास वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर हो गई बात? फिर दीज शेयर्स डू नॉट कैरी एनी प्रीफरेंशियल राइट्स। प्रीफरेंशियल मतलब प्राथमिकता, ध्यान से इस चीज को समझना। इसका मतलब इक्विटी समझने से पहले मैं अगर प्रेफरेंस को समझ गया, सुनना भैया ध्यान से, अगर मैं प्रेफरेंस को समझ गया तो इक्विटी को समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं प्रेफरेंस को समझ गया, इक्विटी को समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों भैया, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ के देखो, वो बोल रहे इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ये आई बात समझ में? मतलब अगर बच्चों को प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पता चल गया तो इक्विटी की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। आप जो उसका सेक्शन 43B है, याद रखो, प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन कौन सा था? 43B। और जब मैं सेक्शन 284 बोल रहा था तो शेयर्स के बारे में बात कर रहा था। वो बोलते हैं कि भैया जो प्रीफरेंस शेयर्स इज वन विच कैरीज द 2 राइट्स। ध्यान से समझना, प्रीफरेंस शेयर्स के पास 2 फॉलोइंग राइट्स होते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स के पास 2 फॉलोइंग राइट्स होते हैं भैया। कौन कौन से? ध्यान से इस चीज को समझो। पहला वाला राइट है द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड डेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। ध्यान से इस चीज को समझो भैया। आप कंपनी हो, अरे भाई साहब उठो यार, ऐसे आप क्या हो भैया? कंपनी हो। ध्यान से मेरी बात समझना, कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। हम कंपनी, हम लोग शेयर इशू करेंगे, मार्केट से हम पैसा उठाएंगे। समझ में आ गया? हम कंपनी, हम शेयर इशू करेंगे, मार्केट से हम पैसा उठाएंगे, पैसा उठाने के बाद हम बिजनेस करेंगे भैया। सिंपल सी बात। बिजनेस करने के बाद जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो हमको अपने शेयर होल्डर्स के बीच में भी बांटना पड़ेगा। फिर से बोलूं, हम मान लो हम कंपनी है, हमने मार्केट में क्या इशू कर दिया भैया? शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू करने के बाद हमको क्या मिल गया भैया? पैसा मिल गया मार्केट से। जब हमको पैसा मिला, हमने उस पैसे का क्या करा? बिजनेस करा। बिजनेस करने के बाद जो हमने प्रॉफिट कमाया उसको हमें अपने शेयर होल्डर्स के बीच में भी क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब आया है समझ में? मैं तुमसे पूछूं डिविडेंड तो समझा दोगे? और क्या बोल रहे हैं? द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। इनको भैया डिविडेंड तो मिलेगा, वो भी कैसे मिलेगा? फिक्स्ड रेट से मिलेगा, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। डिविडेंड समझ में आ गया क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। जो जैसे पार्टनर्स को बढ़ता था, शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स मालिक है। जैसे वहाँ पे पार्टनर्स थे मालिक, यहाँ पे शेयर होल्डर्स मालिक है। रिवीजन नहीं करोगे तो आंसर 0 आएगा, इस चीज का ध्यान में रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, डिविडेंड का मतलब है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। समझ में आया? अब शेयर होल्डर्स कितने थे भैया मेरे पास? कितने शेयर होल्डर्स? इनके लिए चाय मंगाओ भाई। कितने शेयर होल्डर थे? कितने? बहुत सारे थे। 2 टाइप के थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स थे और कौन थे? प्रेफरेंस शेयर्स थे। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेंगे। समझ में आ गया? प्रेफरेंस मतलब होता है प्राथमिकता, प्रायोरिटी देने, प्रायोरिटी दे रहे हैं।
आई बात समझ में या नहीं आ रही है? तो प्रीफरेंस शेयर्स को भैया पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में क्या किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। भैया पहले तो मिलेगा ही मिलेगा और वो भी फिक्स रेट से मिलेगा। देखो दो चीजें समझनी है। एक तो भैया डिविडेंड भैया पहले मिलेगा, राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी? पहला वाला पॉइंट समझने में फिर से चर्चा करूं तो बताओ, पहले वाले पॉइंट में फिर से चर्चा करूं, क्या आप ये डिविडेंड समझ चुके हो, फिक्स रेट समझ चुके हो? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर से तो फिक्स रेट हो गया, मान लो 10%, तो उन्हें 10,000 फिक्स डिविडेंड मिलेगा। किसको मिलेगा? गजब, बहुत सही जवाब दिया आपने। किससे पहले मिलेगा? इक्विटी। बहुत सही, सिंपल सी बात है। दूसरा वाला पॉइंट, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का बंद होना। वाइंडिंग अप का मतलब होता है भैया कंपनी का बंद होना। तो जब कंपनी बंद होगी, द राइट टू गेट देयर कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको इनके पैसा भी वापस मिलेगा। किससे पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। मतलब इनके तो मजे ही मजे हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के तो भैया मजे ही मजे हैं। डिविडेंड भी इनको भैया पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से, और वो भी फिक्स रेट से। और जब अगर कंपनी का बंद होने का टाइम आ गया, वाइंडिंग अप का बंद आ गया होने का टाइम आ गया, तो उनको भैया कैपिटल भी पहले मिलेगी बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर्स। तो दो राइट समझ में आए। अब इक्विटी की डेफिनेशन में आओ, वो क्या बोलता था? इक्विटी शेयर मेरे पास वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अगर ये दो पॉइंट तुमको किसी उसमें दिख गए, तुम बोल दोगे ना फटाफट से क्या है? प्रेफरेंस शेयर। जिसमें ये दो बातें नहीं आएंगी वो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? शेयर में कि डिविडेंड पहले मिलेगा उसे, गधों वाली बात नहीं, बाद में मिलेगा प्रेफरेंस। ये देखो सुनो बड़ा सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर्स के दो पॉइंट याद करो। पहला वाला कि भैया इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा इक्विटी से पहले। दूसरा वाला कि जब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी का बंद होने का समय आएगा तो इनकी कैपिटल पहले वापस होगी, बाद में किसकी होगी? इक्विटी की। हाँ बस आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे ये चार्ट हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। अगर जो पूरे चैप्टर के बाद ये चार्ट तुम अगर ढंग से समझ गए तो समझ लेना तुम्हें मेरी पूरी बात समझ में आगे हम देख रहे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब तुम्हारी 5 मिनट पहले की बात तुम्हें समझ में मेरी आई। रेट ऑफ डिविडेंड भाई साहब मैंने क्या बताया? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या बताया मैंने? यार इस तरीके का काम मत करो भाई। देखो डिविडेंड देखो क्या होता है, अभी मैंने समझाया। हम कौन है कंपनी है, सुनना ध्यान से। हम कौन है कंपनी है? कंपनी क्या करती है भैया? शेयर इशू करती है। सुनो भैया ध्यान से। हम कौन है कंपनी? कंपनी क्या करी? शेयर इशू कर रही। शेयर इशू करने के बाद कंपनी को पैसा मिलता है। उस पैसे से कंपनी धंधा करती है, बिजनेस करती है। बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को वापस देती है। तो जो वो वापस दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। सिंपल लाइन में मैं ये बोल सकता हूँ डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट होता है पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। समझ में आई बात? या कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रेट ऑफ अ डिविडेंड में देखो क्या लिखा हुआ, इक्विटी शेयर्स में क्या लिखा हुआ था? रेट ऑफ अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। क्या ये लाइन नहीं आई समझ में? आ गई। ये वाली लाइन समझ में नहीं आई भाई? आ गई। दूसरी वाली प्रीफरेंस शेयर्स के उसमें लिखा हुआ प्रीफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। याद हो रहा साथ साथ? इक्विटी के लिए भैया कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन भैया प्रेफरेंस के लिए क्या है भैया? फिक्स रेट है। तो रेट ऑफ डिविडेंड वाली बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत पहले वाले पॉइंट को समझने में? तो बताओ फिर से चर्चा करता हूँ। दूसरा वाला पॉइंट वोटिंग राइट के बारे में हम बात करते हैं। कंपनी में क्या होते हैं? वोटिंग राइट भी चलते हैं भैया। कंपनी में क्या होते हैं? वोटिंग राइट होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं? किसको नहीं मिलते? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? चर्चा करो इसमें। और स्टेटस में आप देखो एक्चुअल ओनर, कई बार वो बोला जाता है कि यार रियल ओनर कौन है। ध्यान से इस चीज को समझना। स्टेटस में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो बिजनेस के रियल ओनर होते हैं। एक्चुअल ओनर बिजनेस के कौन है? आप बोलोगे इक्विटी शेयर। समझ में आई बात या नहीं आ रही? प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जस्ट लाइक अ क्रेडिटर्स टू द कंपनी। बस क्या तीनों पॉइंट समझ में आई बात? पहला, दूसरा, तीसरा। रेट ऑफ डिविडेंड में मैंने बताया
कि भैया रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में फिक्स्ड नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भैया वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वोटिंग राइट में मैंने बात करी, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को भैया कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते। मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल और रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं जस्ट लाइक अ क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। क्लियर हुई बात? पक्का। अब नेक्स्ट जो मेरे पास जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है भैया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ध्यान से इस चीज़ को समझना। इसको बोलो मैं ऐसा पहले 2-3 बार कि हमारी कंपनी है वो शेयर इशू कर रही है। कंपनी क्या कर रही, शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी को पैसा मिल रहा है। शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी को पैसा मिल रहा है। शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी को बस सिंपल। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश लिखा हुआ, आ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू शेयर्स फॉर अ कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 2 टॉपिक है, एंड के पहले एक टॉपिक है, एंड के बाद एक टॉपिक। नहीं आया समझ में? एंड के पहले एक टॉपिक है, एंड के बाद एक टॉपिक है। तो पहले वाला टॉपिक क्या बोल रहा है कि भैया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू शेयर्स फॉर कैश, मतलब कंपनी को क्या मिलेगा भैया, कैश मिलेगा, और बदले में कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। शेयर इशू करेगी, पैसा मिलेगा, शेयर इशू करेगी, पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा ये तुम समझाओ। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश मैंने क्या समझाया था कि अगर एक कंपनी जैसे कंपनी है सर, उसने एक दूसरे का फर्म से जैसे बिल्डिंग लिया, फिर उसने पैसे की जगह वो दे दिया। बहुत सही जवाब, शेयर इशू कर दी। तो यहाँ पर एक टॉपिक नहीं बल्कि 2 टॉपिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे इशू ऑफ शेयर्स कैन बी कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला इशू ऑफ शेयर्स एट पार हो सकता है और एक प्रीमियम हो सकता है। ध्यान से समझना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश किसके बारे में बात हो रही है, कैश के बारे में बात हो रही है। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, पार में कर सकते हो, प्रीमियम पर कर सकते हैं। पार का मतलब क्या है, मैंने कहा 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए पर इशू करा, 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए पर इशू करा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा भैया, इशूड एट पार। ये आया समझ में? प्रीमियम मैंने कहा अगर हमने 10 रुपए का शेयर मैंने 12 पर इशू करा तो मैं बोलूंगा इशूड एट प्रीमियम। तो जो 2 रुपए फालतू है उसको मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं आया समझ में? आगे अब हम आज का हमको जो बात करनी है वो है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार जैसी मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि भैया 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए पर इशू करेंगे, 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए पर इशू करेंगे, इसको हम बोल रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। तो लिखा हुआ शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। नहीं आया समझ में? जो मैंने अभी समझाया, इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यही तो मैंने बोला, मैंने कहा मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए और कितने में इशू करा, 10 में इशू करा। ध्यान देना भाई साहब इधर, शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार कब बोल सकते हैं, व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू मैंने कहा मान लो 10 रुपए और हमने कितने का इशू करा, 10 रुपए का, तो आप इसे बोलोगे इशूड एट पार। और जो प्रीमियम वाला था तो वो ज्यादा में हो जाएगा, 120 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे तुमने कहा कि भैया मैंने कहा 100 का मैंने अगर 120 में इशू करा तो 20 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? या तो मैं उतने ही रेट पे करूंगा, मैं बढ़ा के करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ द शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड फॉर ₹10, 10 रुपए का शेयर अगर मैंने 10 पर इशू करा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इशूड एट पार। कोई दिक्कत? आज का जो होमवर्क है आपको क्या करनी है, एंट्रीज याद करनी है फटाफट से। पहले मेरे साथ करनी है। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन की याद करनी है, फिर हमें अलॉटमेंट की याद करनी है, फिर हमें फर्स्ट कॉल की याद करनी है, फिर हमें सेकंड कॉल की याद करनी है। सुनना ध्यान से भैया, ये तो आज सुबह सर करा, सुनना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करनी है भैया, एप्लीकेशन की मेरे साथ याद करनी है, फिर अलॉटमेंट की करनी है, फिर कॉल्स की करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? एप्लीकेशन की देखना बड़ी सिंपल है, बोलो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक बोलो। एप्लीकेशन, फिर सिंपल है, फिर शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। याद करने का तरीका तुमको समझाता हूँ, देखो। हमें याद क्यों करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना। ऐसे ही लिखना है। हाँ, सुनो सबको सुनो। देखो ये ना 2-2 के कॉम्बिनेशन में याद करनी है। 2-2 एप्लीकेशन की 2 दिख रही है, अलॉटमेंट की 2 दिख रही है, फर्स्ट कॉल की 2 दिख रही भाई, सेकंड कॉल की 2 दिख रही है। समझ में आया? इतनी चीज तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, एप्लीकेशन पहले कहाँ दिख रही भैया, क्रेडिट में, फिर कहाँ पर है, डेबिट में। तो कम से कम इतने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, समझ में आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत? शेयर एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब इनके सब में डिटेल में मतलब समझाऊंगा, एक बार दिमाग में पिक्चर बैठ जाए, एक एक क्वेश्चन तुम्हें मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा।
पहले तुम ये चीज समझो कि एप्लीकेशन की कितनी एंट्री आ रही, 2, अलॉटमेंट की कितनी आ रही, 2, फर्स्ट कॉल की कितनी आ रही 2, और सेकंड कॉल की कितनी आ रही। 2। अब पहली वाले को देखो, एप्लीकेशन कहाँ पे दिखाता, पहले है क्रेडिट में, फिर फिर डेबिट में। तो क्या है भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। बोलो भाई साहब, पहली क्या है, बैंक डेबिट टू शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, सिंपल है। अब अलॉटमेंट की देखना, अब रिवर्स हो रही है एंट्री, देखना अलॉटमेंट पहले कहाँ दिख रहा, डेबिट फिर कहाँ दिखेगा, क्रेडिट। तो देखो शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नहीं आया समझ में, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर, ये क्यों है क्या है सब समझ में आएगा आने वाली क्लास में। अभी सिर्फ शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर, बस शेयर अलॉटमेंट हाँ समझ में आया। जैसे सुनो ध्यान से, अगर ये एप्लीकेशन वाली है तो यही 2 बार आ रही है, देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट की है तो वो भी 2 बार आ रही है, अलॉटमेंट अलॉटमेंट। नहीं आ रहा समझ में, फर्स्ट कॉल है वो 2 बार आ रही, फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल है वो 2 बार आ रही, सेकंड कॉल। बाकी बैंक और शेयर कैपिटल आ रहा है। समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं भैया, पहले आप बोलो फिर आप बोलना। पहला बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत। अब रिवर्स चलते हैं, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कहाँ था भैया, नीचे, डेबिट में, हाँ डेबिट, अब कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, थोड़ी बहुत दिमाग में बात बैठ रही। फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, 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 फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल है। पहले फर्स्ट कॉल कहाँ थी, शेयर फर्स्ट कॉल पहले डेबिट में थी, फिर कहाँ पर है, क्रेडिट में है। नहीं आया समझ में, जस्ट लाइक अलॉटमेंट। देखो मैं इसको थोड़ा तुम्हें कलर से भी समझा देता हूँ। ये देखो अलॉटमेंट पहले कहाँ था भैया, डेबिट में, फिर कहाँ था, क्रेडिट में। सेम फर्स्ट कॉल भी पहले डेबिट में थी, फिर कहाँ थी, क्रेडिट में। और सेकंड कॉल भी देखो पहले डेबिट में थी, फिर कहाँ थी, क्रेडिट में। तो ये सब तो सिमिलर ही चल रहे हैं। अलॉटमेंट का, इसका एप्लीकेशन का बस थोड़ा सा चेंज था, पहले कहाँ थी, क्रेडिट में, फिर कहाँ थी भैया, डेबिट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आई भाई। तो देखो पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको याद करो फटाफट।